नीरजा के सवालों ने उसे रात भर जगाए रखा था और अगले सुबह होते ही रुद्र के उठने से पहले ही नीरजा वहां से चली जाती है। रुद्र उठता है, इधर उधर नीरजा को ढूंढता है। माँ, क्या तुमने नीरजा को देखा? तेरी पाली हुई बीमारी तू ही देख, मैं क्या देखूं? अरे माँ, बात बीमारी की नहीं है, बस वो पागल कुछ कर ना ले। तुम तो जानती हो, उससे अगर कुछ हुआ तो हम बदला किससे लेंगे? और रुद्र हड़बड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। ये अजीब आशिकी चल रही है इसकी। मारेंगे भी हम और भैया तुमको बचाएंगे भी हम ही। बदला है या नमक इश्क का, जिसे ससुर दोनों के दोनों थोड़ा थोड़ा करके स्वादानुसार चाटते जा रहे हैं। हं। और रुद्र नीरजा को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी उसे गांव की नदी का ख्याल आता है और वो नदी की ओर भागता हुआ जाता है कि तभी उसकी नजर दूर वाले खेत पर जाती है। वो देखता है कि नीरजा एक भूस से ढेर के पास खड़ी है। रुद्र दौड़कर वहां जाता है, मगर वो जैसे ही नीरजा को पकड़ने लगता है, नीरजा घबरा जाती है। नहीं नहीं नहीं, छूना मत मुझे, डर लगने लग गया है तुम्हारे इस हाथ से। हाँ, पता नहीं छूने वाला हाथ मेरे रुद्र का है या बदला लेने वाले उस बलात्कारी राक्षस का, जो बदले में इतना आगे आ चुका है कि अपनी ही बीवी की इज्जत लूटने और लुटवाने को तैयार है। दूर रहो मुझसे रुद्र, खुदा के लिए दूर ही रहना बस। रुद्र जानता था नीरजा उसे बेइंतहा प्यार करती है, मगर आज पहली बार उसने नीरजा की आंखों में प्यार नहीं, डर, खौफ, दहशत देखी थी। मगर रुद्र को कोई खुशी नहीं हो रही थी, जबकि अंत में तो वो यही चाहता था कि नीरजा भी उसी डर को जिए जिस डर को उसकी बहन भारती ने जिया था। रुद्र पुकारता रह जाता है और नीरजा पलटकर रुद्र से दूर चली जाती है, उस जगह से भी और शायद मन से भी। जानू सोकर उठती है तो वो शैलजा के ससुराल में नहीं बल्कि मायके में थी। बिखरी बिखरी जुल्फें उसकी और अंगड़ाई लेते हुए वो हाफ नाइटी में ही कमरे से बाहर निकलती है कि तभी धूप बत्ती कर रहे देवी की नजर जानू की नंगी टांगों पर पड़ती है। राम 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 राम। माँ, राम 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 राम। बहन जी, आप तन ढक लो वरना ठंड लग जाएगी। जानू ये सुनकर हंस देती है। ए जी, मेरे तो मेरी मम्मी ने पहले से ही 4 भाई पैदा कर रखे हैं, तुम अब 5वां भाई ना बढ़ाओ। और वो कल शैली के पास जब मैं सो रही थी तो वहां बड़े मच्छर थे, इसलिए फिर उसने मुझे यहाँ अपने कमरे में भेज दिया। वो सुना है शहर से कोई जहरीली छिपकली आई है उस घर में। कमाल है, तब भी मच्छर है। और जानू कंधे उचकाते हुए वहां से नाइटी में ही बाहर जाने लगती है। अरे रुक रुक, ऐसी टांगे लेकर जाएगी बाहर तो कोई तुझे भी पकड़कर भूसे में ले जाएगा। अब लड़कियां खुद भी न्योता दे दिया करे हैं। इसे ढक ले छोरी, ढक ले, वरना उस रुद्र की बहन की तरह तू भी किसी खेत में पड़ी होगी। अब बता, क्या जिंदगी रह गई उसकी? उस दिन वो खुद अगर ध्यान रख लेती थोड़ा तो वो सब गलत होने से बच जातो ना। माँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम? हाँ बेटा, खुद ने ही ध्यान रखना पड़े है। ऐसा भी तो हो सके है कि लड़के को लटके झटके देकर यही बावड़ी न्योता दी हो। अब न्योता दिया है तो जीवन तो कराना पड़ेगा, और जब ये मना कर दी होगी तो ससुरे ने पटक कर जबरदस्ती कर ली होगी। तभी ना इतनी गांव की गोरियों में बता ये भारती क्यों शिकार हुई। कभी सोचा है तुम सबने? पर क्या फायदा, अब बैठो सारी जिंदगी घर। इसीलिए लड़की की जात को तो हिसाब से चलना चाहिए। और तू जानू, तू चल, देवी की पतलून पहन चाहे, पर नंगी टांगे ढक अपनी। मेघा बिना रुके बोली चली जा रही थी और देवी बिना टोके बस उसे सुनता जा रहा था। तभी दोनों की नजर दरवाजे पर पड़ती है और वो देखते हैं कि वहां तो भारती खड़ी थी, जो जानू के लिए कपड़े लेकर आई थी। भारती ने सब सुन लिया था, सब कुछ। उसकी आंख नम थी और वो बस देवी की ओर देखते जा रही थी। अरे रे भारती बिटिया, आजा अंदर आजा। मैं तो बस जानू को बता रही थी कि बेटा ध्यान रखना, थोड़ा जमाना बड़ा ही खराब है। अब देख, भारती ने थोड़ी कुछ गलती किया था ना, पर गलत हुआ ना। भारती ये सुनकर आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती है और देवी के पास आती है। देवी नजर झुकाए खड़ा था। मेरी आंखों में देखो देवी, देखो तो क्या नजर आ रहा है? हवस की भूख है ना? नहीं। मगर तुम्हारी माँ को तो यही लगता है, और तुमने इनको रोका भी नहीं कि मैं हवसी थी जो उस बलात्कारी को अपने तक खींच कर लाई। मैं ही हवसी थी, कामसूत्र की भूखी। संबंध बनाने को इतनी मचल रही थी ना कि एक गैर मर्द के साथ शादी के 2 दिन पहले सोने को तैयार हो गई। पक्का मकान ना मिला तो खेत में, बिस्तर ना मिला तो भूसे के थान पर बस हवस के लिए मुझे सब मंजूर था। ये भी
कि इसके बाद मेरी और तुम्हारी शादी नहीं होगी और गांव वाले मुझे अछूत अपवित्र मानकर समाज से ही बाहर कर देंगे। ये सब जानते हुए भी मैंने उसे न्योता दिया। एकदम सही कहा काकी, तुमने एकदम सही कहा। भारती नहीं। आज से पहले तो कभी तुम्हारी जुबान मेरे नाम लेते हुए नहीं कांपी थी देवी। मैं जानती हूँ तुम्हारी आदत, जब तुम घबराते हो ना तब तुम कांपने लगते हो। डरो नहीं, मैं तुमको आजाद कर चुकी हूँ, उस अधमरे रिश्ते से भी और आज मेरे प्रेम की मोह से भी। मैं शापित हूँ तो सारी जिंदगी उसी कलंक के साथ अकेले जीऊंगी, लेकिन कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। और भारती रोते हुए वहां से जाने लगती है। जानू भी पतलून पहनकर दो बिछड़ रहे प्रेमी को देखकर दुखी हो जाती है। बेचारे, काश मैं इनकी कुछ मदद कर सकती, मगर परिवार के मैटर में मैं अब क्या ही बोलूं। भारती रोते हुए जेब से चूहे मारने की दवा निकालती है और आज उसे पीने का फैसला कर लेती है, मगर वो चाहती थी कि एकांत में मरे। तो वो चली जाती है नदी किनारे। नदी किनारे बैठकर वो सुबह ही रही होती है कि तभी दूर उसे नीरजा लकड़ी लेकर गीली माटी पर कुछ कुछ लिखती दिखती है। ये देख भारती नीरजा के पास जाती है। भारती, तुम यहाँ? भारती जमीन पर देखती है तो नीरजा ने जनक और भारती का नाम एक साथ लिख रखा होता है। ये देखते ही भारती अपना आपा खो देती है, फिर उसे मारने लगती है। भारती, भारती, संभालो खुद को, भारती संभालो। नहीं नहीं नहीं, क्यों आई हो तुम मेरी जिंदगी में? तुम क्यों आई हो? तुम क्यों हो अभी तक जिंदा? क्यों? मैं तुमको मरता देखना चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने तड़प कर, पर क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा तुम्हें कुछ भी नीरजा? उस शैतान की बहन होकर तुमको जीने का कोई हक नहीं है। तुम भी बराबर की गुनहगार हो जो उसे रोक नहीं रही थी उस दिन। बस बस बस, निकाल लो ये भड़ास, निकालनी जरूरी है। कोई बात नहीं, 1 मिनट। ये तुम्हारी मुट्ठी में क्या है भारती? जहर की शीशी? तुम पागल हो क्या? जिंदगी से ऐसे हार मानोगी? अरे हराना ही है तो मुझे हराओ, मैं हूं तुम्हारी दुश्मन। मुझे ये जहर कैसे पिला सकती हो इसके बारे में सोचो, खुद को खत्म करने के बारे में नहीं, समझी? तुमको जीना है, अपनी सुंदर जिंदगी के लिए जीना है। सुंदर? क्या है इसमें सुंदर नीरजा? तुम्हारे पास सब है, इसीलिए तुम ये कह रही हो ना। मेरी जगह आकर देखती तब पता चलता। सब है मेरे पास, यही लगता है ना? तो एक काम करते हैं, एक बार के लिए तुम मेरी जगह आकर देखो, ठीक है? अब से कुछ देर के लिए तुम नीरजा। और नीरजा भारती को खुद की जगह खड़ा कर देती है। तो नीरजा की जिंदगी का ये रोलर कोस्टर शुरू हुआ था जब वो 5 साल की थी। तब माँ बाप के रोज होने वाले झगड़े के कारण वो डर के मारे रात भर नहीं सो पाती थी, और फिर जब स्कूल में सोती थी तो उसे स्केल से मार पड़ती थी। अब थोड़ा आगे आते हैं। जब वो 14 साल की हो गई थी, बाप का पैसा तो था पर बाप के साथ बैठना तक नसीब नहीं होता था। लेकिन डैडी के एक खास दोस्त जरूर मेरे साथ टाइम बिताते थे। पता है, वो आते थे और मुझे मेरे ही बेडरूम में ले जाते थे। मैं शुरू में खुश होती थी कि डैडी नहीं तो उनके दोस्त ही सही, हम क्वालिटी टाइम तो बिता रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो खुशी डर में बदलने लगी। वो कमरे की कुंडी करके बहुत क्वालिटी टाइम बिताने लगे, कभी मेरी स्कर्ट को खींचकर तो कभी मुझे बहुत दुखता था भारती, पर मैं चीखती तो वो यही कहते, श्श, तू डैडी को बोलेगी तो उनके बिजनेस का क्या होगा? सोचो कितनी बदनामी होगी। और एक 14 साल की लड़की अपने लिए कुछ नहीं कर सकी। वो मैं चाहती थी कि उस समय कोई रुद्र या देवी जैसे लोग मुझे बचा ले, लेकिन कोई नहीं आता था। न जाने कितनी बार उस अंकल ने मेरे साथ वो वाला क्वालिटी टाइम बिताया। नीरजा का ऐसा महल में भी कैद होने वाला दुख तो भारती को भी कंपा देता है। मेरे पास सब कुछ है ना? इतना कुछ की जिंदगी में पहली बार लगा कि मुझ पर हमला करने वालों के बीच एक बचाने वाला भी है, और उससे प्यार कर बैठी, और वो भी मेरा भक्षक ही निकला, जिसकी पहले से ही बीवी है। ये सब होना अगर सब कुछ होना है तो मैं यही कहूंगी कि मेरी वाली जिंदगी किसी को भी ना दे भगवान, किसी को भी नहीं। सबको अपने ही गम ज्यादा लगते हैं भारती, मगर गम से तो लड़ लूंगी, पर अपने प्यार से कैसे लड़ूं? अपनी सौतन से कैसे लड़ूं? टेक्निकली सौतन तो मैं हुई, तो गलत भी तो मैं ही हुई ना। कौन वो शैली? अरे खाक बीवी है वो भैया की। बस शैली के माँ बाप और हमारे माँ बाप का तय हुआ था कभी उनके बचपन के समय, तो शैली भैया की मंदिर में डोरा बांधकर कच्ची शादी कर दी गई। वो क्या कहते हैं, बुकिंग। बस तब से माँ उसे बहू कहती है और शैली भाई को पति। भैया ने तो ठान ही लिया था कि जब तक तुमको नहीं खत्म कर देंगे वो शादी नहीं करेंगे।
ये सुनकर नीरजा के मन को कुछ कुछ आराम आता है। तुम जहर नहीं पियोगी भारती, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। नहीं 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 नहीं, मदद नहीं। तुम मुझे सब याद दिलाकर यातना दे रही हो, वही दुख बार बार देना चाह रही हो। मैं सब समझ रही हूँ। यूं मीठा बनकर ही तुम्हारे भाई ने भी उस दिन। भारती इतना बोलकर चुप हो जाती है और नीरजा व्याकुल हो जाती है। मेरे भाई ने उस दिन क्या? भारती बोलो, तुम सच बोलोगी तभी मैं बात के तह तक जा पाऊंगी कि उस दिन मेरा भाई आखिर यहाँ करने क्या आया था। प्लीज मुझे बताओ, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। नीरजा भारती के हाथ को थामती है। इस बार भारती को नीरजा की आंखों में परवाह नजर आ रही थी और वो नीरजा पर विश्वास करने का फैसला कर लेती है। तो क्या नीरजा भारती की कहानी सुनकर सच का पता लगा पाएगी? आप सभी कुछ सवालों का जवाब दीजिए। अगर कार में नीरजा नहीं थी तो कौन था? जब नीरजा नहीं थी तो देवी ने ऐसा क्यों कहा कि वहां नीरजा भी थी? क्या रुद्र नीरजा दूर हो जाएंगे? क्या आपने भी कभी किसी करीबी को किसी बच्चे के साथ ऐसी गलत हरकतें करते देखा है? अगर हाँ, तो आपने क्या किया? जरूर बताएं। जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए आशिक बनाया आपने कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।